जरा सोचिए, अगर आपके पास टाइम मशीन हो और आप हजारों साल पीछे जाए, तो आपको क्या दिखेगा? भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकारी, सिंधु घाटी की चौड़ी सड़कों पर घूमते लोग, वेदों की गूंज और अशोक के शिलालेख। दोस्तों, यही है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, एक ऐसी यात्रा जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और हमारी सोच को नया आकार देती है। कई लोग सोचते हैं, इतिहास पढ़कर मिलेगा क्या? तो सुनिए, बिना रूट्स के पेड़ खड़ा नहीं रह सकता। इसी तरह बिना हिस्ट्री के सोसाइटी और एग्जाम्स दोनों अधूरे हैं। यूपीएससी से लेकर एसएससी तक हर एग्जाम में एंशिएंट इंडिया से सवाल आते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा फायदा है। ये हमें बताता है कि हम कौन हैं और हमारी सिविलाइजेशन कितनी महान रही है। अगर हमें हजारों साल पुरानी कहानी जाननी है, तो हमारे पास डेलोरियन जैसी कोई टाइम मशीन नहीं। हमारे पास है सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज, वेद, महाभारत, जैन और बौद्ध ग्रंथ। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, शिलालेख, सिक्के, मूर्तियां और पुरातत्व खुदाई। ये सोर्सेज हैं हिस्ट्री के असली डिटेक्टिव्स, जो हमें हर राज खोलकर बताते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, एंशिएंट इंडिया को कैसे बांटें? इमेजिन कीजिए एक टाइमलाइन जो हमें प्री हिस्टोरिक केव से लेकर हर्षा तक ले जाती है। हर स्टेज एक नया चैप्टर खोलती है। इंडस ने हमें सिटीज दी, वैदिक एज ने फिलॉसफी, मौर्यज ने यूनिटी और गुप्ताज ने गोल्डन एज। दोस्तों, हिस्ट्री का सबसे बड़ा हीरो है जियोग्राफी। हिमालयस ने हमें इन्वेजन से बचाया, नदियों ने हमारी सभ्यता को जीवन दिया, डेक्कन का प्लेटो अलग कल्चर लेकर आया। इसलिए इंडियन हिस्ट्री किसी एक धारा की कहानी नहीं, बल्कि अनेक धाराओं का संगम है। भारत को सिविलाइजेशन का क्रेडल कहा जाता है। इंडस वैली ने अर्बन प्लानिंग की मिसाल दी, वैदिक एज ने धर्म और दर्शन दिया, मौर्य एम्पायर ने पॉलिटिकल यूनिटी दी, गुप्ता एम्पायर ने कला और विज्ञान में गोल्डन एज दिखाया। यही कंटिन्यूटी इंडिया को यूनिकली ग्रेट बनाती है। यूपीएससी या एसएससी की तैयारी कर रहे हो? एंशिएंट हिस्ट्री को हल्के में मत लेना। हर साल 10-15 सवाल यहीं से आते हैं, लेकिन यहाँ गेन सिर्फ मार्क्स का नहीं, पर्सपेक्टिव का भी है। नालंदा, अजंता, सांची, ये सिर्फ मोन्यूमेंट्स नहीं, हमारी सोच और क्रिएटिविटी की पीक है। इतिहास की कहानी लिखने वाले लोग भी कहानी के हिस्से हैं। कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने इंडिया को बैकवर्ड दिखाने की कोशिश की, लेकिन मॉडर्न हिस्टोरियंस जैसे रोमिला थापर और आर.ए. शर्मा ने साबित किया कि हमारा पास्ट डायनामिक और प्रोग्रेसिव था। इसलिए हिस्ट्री पढ़ते समय सिर्फ फैक्ट्स नहीं, इंटरप्रिटेशंस भी समझने जरूरी है। एंशिएंट इंडिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एक ही जमीन पर बौद्ध, जैन, वैदिक परंपरा, फिर भक्ति और सूफी परंपरा, सबने मिलकर एक अनोखा भारत बनाया। यही कल्चरल फ्यूजन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री सिर्फ किताबों का चैप्टर नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी है। यूपीएससी की तैयारी हो या लाइफ की, जो पास्ट को समझता है वही फ्यूचर बना सकता है। और इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप उस ग्लोरियस जर्नी पर चलेंगे। प्री हिस्ट्री, हड़प्पा, वैदिक, मौर्य, गुप्ता, हर्षा। क्या आप रेडी हैं इस सफर के लिए? तो दोस्तों, ये था एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का पहला चैप्टर, हमारी जड़ों का इंट्रोडक्शन। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। असली मजा तब आएगा जब हम सोर्सेज की गहराई में उतरेंगे। चैप्टर 2, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, जहां हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स और फॉरेन ट्रैवलर्स की लिखाई से हमें पास्ट की असली तस्वीर कैसे मिलती है। अगर हमें 5000 साल पुराना भारत देखना है, तो हमारे पास टाइम मशीन नहीं, हमारे पास है सोर्सेज। सोर्सेज यानी वे साधन जिनसे हम अतीत को समझते हैं। यही सोर्सेज हमें बताते हैं कि हड़प्पा कैसा था, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया और अशोक ने किस तरह धम्मा फैलाया। अगर ये सोर्सेज न होते तो हमारे पास सिर्फ लेजेंड्स और मिथ्स होते। आज हम देखेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज,
लिटरेरी सोर्सेज और फॉरेन अकाउंट्स, जिन्होंने एंशिएंट इंडिया की पूरी तस्वीर हमें दिखाई। सोर्सेज को ब्रॉडली 2 हिस्सों में बांटा जाता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जो जमीन से निकलते हैं। लिटरेरी सोर्सेज, जो किताबों, ग्रंथों और यात्रियों की लिखाई से मिलते हैं। आइए इन्हें डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। ये म्यूट ऑब्जेक्ट्स असल में हमारी हिस्ट्री के सबसे लाउड स्टोरी टेलर्स है। सिंधु घाटी की खुदाई से हमें मिला प्लांट सिटीज, ड्रेनेज सिस्टम्स, सील्स और पॉटरी। हर मिट्टी का टुकड़ा, हर ब्रोकन पॉट एक कहानी कहता है। इन्हीं डिस्कवरीज ने हमें पहली बार बताया, इंडिया की सिविलाइजेशन सिर्फ विलेजेस तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक हाईली डेवलप्ड अर्बन कल्चर थी। हड़प्पन सील्स सिर्फ व्यापार के निशान नहीं थे, ये लैंग्वेज, रिलीजन और सोसाइटी की खिड़की थे। आज भी इनकी स्क्रिप्ट पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी, लेकिन इनके सिंबल्स हमें उनके बिलीव्स और ट्रेड नेटवर्क का अंदाजा देते हैं। एग्जाम में अक्सर सवाल आते हैं, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पन सील्स। याद रखिए, ये एंशिएंट इंडिया की मिस्ट्री की है। दूसरी बड़ी कैटेगरी है इंस्क्रिप्शंस। अशोका के इंस्क्रिप्शंस हमें बताते हैं उस समय के रूलर्स जनता तक कैसे संदेश पहुंचाते थे। इमेजिन कीजिए, एक राजा खुद पत्थर पर लिखवा रहा है कि कैसे नॉन वायलेंस और धर्मा फॉलो करना है। एपिग्राफी से हमें पता चला कहा कौन सा रूलर था, किसने मंदिर बनवाया, किसने दान दिया। कॉइन्स सिर्फ पैसे नहीं थे, ये रूलर्स के विजिटिंग कार्ड्स थे। गुप्ता कॉइन्स ने हमें बताया कि उस समय कला और मेटलर्जी कितने एडवांस थे। इंडो ग्रीक कॉइन्स ने इंडो इंडियन कॉन्टैक्ट दिखाया। और सबसे महत्वपूर्ण, इन कॉइन्स ने हमें डायनेस्टीज की क्रोनोलॉजी फिक्स करने में मदद की। स्कल्पचर्स और आर्ट एक साइलेंट सिनेमा जैसे है। अजंता की वॉल्स पर बने चित्र आज भी 1500 साल पुरानी कहानी सुनाते हैं। और हड़प्पा की छोटी सी ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल हमें बताती है कि उनके जमाने की सोसाइटी कितनी एडवांस थी। अब आते हैं लिटरेरी सोर्सेज पर। ये वो खजाना है जो हमारे पूर्वजों ने लिखा और आने वाली पीढ़ियों को सौंप दिया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट्स नहीं, बल्कि उस समय की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ की खिड़की है। वैदिक लिटरेचर से हमें वर्ण सिस्टम, रिचुअल्स और अर्ली सोसाइटी की जानकारी मिलती है। सबसे पहले आते हैं वैदिक टेक्स्ट। ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ, जिसमें हिम्स और प्रेयर्स लिखे हैं। लेटर वेद्स, ब्राह्मण्स और उपनिषद्स सोसाइटी और फिलॉसफी का दरवाजा खोलते हैं। और फिर आते हैं एपिक्स। रामायण और महाभारत सिर्फ रिलीजियस एपिक्स नहीं, बल्कि कल्चरल एनसाइक्लोपीडियाज है। इनसे हमें एथिक्स, किंगशिप, धर्म और समाज की वैल्यूज का पता चलता है। एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, व्हाट डू एपिक्स टेल अस अबाउट एंशिएंट इंडियन सोसाइटी? इसका आंसर है, ये हमें उस टाइम के मॉरल, सोशल और पॉलिटिकल फैब्रिक की जानकारी देते हैं। बुद्धिस्ट त्रिपिटक और जैन आगम भी अमूल्य सोर्सेज हैं। इनसे सोसाइटी के लोअर सेक्शंस, ट्रेड और किंगशिप के बारे में डिटेल मिलती है। इन टेक्स्ट्स ने हमें बताया, इंडिया सिर्फ रिचुअल्स की लैंड नहीं थी, बल्कि फिलॉसफी और रैशनल डिबेट की भी भूमि थी। साउथ इंडिया के संगम टेक्स्ट्स एक अलग दुनिया खोलते हैं। यहाँ हम देखते हैं ट्रेड विद रोमांस, चोलास और पांड्यास का राइज और तमिल कल्चर का रिचनेस। ये हमें याद दिलाता है कि भारत हमेशा से एक डाइवर्स और इंटरकनेक्टेड देश रहा है। एग्जाम ओरिएंटेड नोट, संगम लिटरेचर एक डायरेक्ट विंडो है साउथ इंडियन किंगडम्स के लिए। फॉरेन ट्रैवलर्स भी हमारे लिए क्रूशियल सोर्सेज है। मेगास्थीन्स ने मौर्यन एम्पायर की डिटेल्स लिखी, फाहीन ने गुप्ता सोसाइटी का डिस्क्रिप्शन दिया, ह्यूएन ज़ैंग ने हर्षा के टाइम का ट्रैवलॉग लिखा। फॉरेन अकाउंट्स अनबायस्ड नहीं थे, लेकिन इन्होंने हमारे लिए कई डिटेल्स प्रिजर्व की।
सोर्सेज सिर्फ लिखित या खुदाई से नहीं, कला और स्थापत्य से भी मिलते हैं। अजंता पेंटिंग्स, सांची स्तूपा, गुप्ता टेम्पल्स, ये हमें बताते हैं कि उस समय की रिलीजियस लाइफ और आर्ट कितनी एडवांस थी। हर स्टोन कार्विंग उस समय का एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को क्लासिफाई कीजिए। संगम टेक्स्ट्स का इम्पोर्टेंस बताइए। फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स की लिमिटेशंस एक्सप्लेन कीजिए। यानी एग्जाम के लिए ये चैप्टर एक गोल्ड माइन है। तो दोस्तों, एंशिएंट इंडिया को समझने के लिए सोर्सेज सबसे पहली सीढ़ी है। ये हमें सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताते, ये हमारी आइडेंटिटी को खोलते हैं। आर्कियोलॉजी और लिटरेचर दोनों मिलकर हमें बताते हैं कि भारत कितना विविध और महान था। यही है हमारी फाउंडेशन, जिस पर आगे की पूरी हिस्ट्री खड़ी है। दोस्तों, सोर्सेज ही वो दरवाज़ा है जो हमें भारत की प्राचीन गाथा तक ले जाते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब हम करेंगे शुरुआत उस सिविलाइजेशन से जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तैयार रहिए, क्योंकि वहां से शुरू होती है असली यात्रा। दोस्तों, अब हम इतिहास के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जहां कोई लिखित किताबें, कोई शिलालेख, कोई कॉइन्स नहीं मिलते। इसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, यानी प्री हिस्टोरिक एज, जब मनुष्य लिखना नहीं जानता था। इस समय की जानकारी हमें केवल पुरातत्व, आर्कियोलॉजी से मिलती है, यानी गुफाओं की चित्रकारी, पत्थर के औजार और हड्डियों के अवशेष। प्री हिस्ट्री को समझने के लिए हमारे पास जो साधन हैं, वो मेनली है पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, गुफा चित्रकला और सेटलमेंट्स के रिमेन्स। उदाहरण के लिए भीमबेटका के केव पेंटिंग्स हमें बताते हैं कि इंसान सिर्फ शिकार नहीं करता था, बल्कि कला और प्रतीकवाद, सिंबलिज्म भी जानता था। एग्जाम पॉइंट याद रखो, लिखित स्रोत ना होने की वजह से प्रीहिस्ट्री पूरी तरह आर्कियोलॉजी पर डिपेंडेंट है। पैलियोलिथिक एज यानी पुरापाषाण काल लगभग 20 लाख साल पहले से 10,000 BCE तक चला। इस समय का मनुष्य हंटर गैदरर था, गुफाओं और नदी किनारे रहता था। औजार, हैंड एक्स, क्लीवर और चॉपर्स, ये सब बड़े बड़े पत्थरों से बनाए जाते थे। इम्पॉर्टेंट साइट्स, भीमबेटका केव्स, सोन और बेलन वैलीज। एग्जाम पॉइंट, एग्रीकल्चर अभी तक डेवलप नहीं हुआ था, जीवन केवल फूड और शेल्टर के इर्द गिर्द था। मेसोलिथिक एज लगभग 10,000 BCE से 8,000 BCE। इसकी सबसे बड़ी पहचान है छोटे औजार, जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहते हैं। इन्हें लकड़ी या हड्डी में फिट करके एरो और स्पीयर बनाया जाता था। इसी समय डॉग का डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ। धीरे धीरे मनुष्य फूड गैदरिंग से फूड प्रोडक्शन की ओर बढ़ा। एग्जाम पॉइंट, मेसोलिथिक एज को ट्रांजिशनल फेज कहा जाता है, हंटिंग गैदरिंग से एग्रीकल्चर की तरफ का बदलाव। न्योलिथिक एज लगभग 8,000 BCE से 4,000 BCE तक। यहाँ से इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव आया, खेती की शुरुआत। गेहूं, जौ और चावल उगाए जाने लगे, घर बनने लगे, मड ब्रिक हाउसेस, अनाज के भंडारण के लिए ग्रैनरीज। साथ ही पॉटरी का इन्वेंशन हुआ। रेड और ब्लैक पेंटेड पॉटरी इस युग की पहचान है। इम्पॉर्टेंट साइट्स, बरजहौम, कश्मीर, चिरांद, बिहार, दाओजली हेडिंग, असम। एग्जाम पॉइंट, न्योलिथिक एज वो समय है जब इंसान फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बना। इसके बाद आता है चालकोलिथिक एज, जब इंसान ने तांबे, कॉपर का इस्तेमाल शुरू किया, लेकिन पत्थर के औजार भी साथ साथ चलते रहे। इस युग की खास पहचान है पेंटेड पॉटरी। इम्पॉर्टेंट साइट्स, जोरवे और इनामगांव, महाराष्ट्र, मालवा कल्चर। एग्जाम पॉइंट, चालकोलिथिक एज ने एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग और मेटलर्जी को एक साथ डेवलप किया। आयरन एज लगभग 1000 BCE से लोहे के औजारों ने खेती
और युद्ध दोनों को बदल दिया। आयरन प्लाव ने बड़े स्तर पर कृषि संभव बनाई और आयरन वेपन्स ने राज्यों को मजबूत किया। यही वो समय था जब जनपद और महाजनपद विकसित हुए, जो आगे चलकर मौर्यन एम्पायर तक पहुंचे। एग्जाम पॉइंट: लोहे के औजार इंडियन सिविलाइजेशन की फाउंडेशन माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी यात्रा प्रीहिस्टोरिक इंडिया की। पैलियोलिथिक में इंसान था हंटर गैदरर, मेसोलिथिक में आया डोमेस्टिकेशन और छोटे औजार, नियोलिथिक में खेती और पॉटरी ने नया मोड़ दिया, चालकोलिथिक में तांबा और रंगीन बर्तन कल्चर की पहचान बने, और आयरन एज ने जनपद और महाजनपद की नींव रखी। यही क्रम धीरे धीरे भारत की महान सभ्यता को जन्म देता है। एग्जाम पॉइंट: यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी और स्टेट पीसीज एग्जाम्स में पैलियोलिथिक टूल्स, नियोलिथिक साइट्स और आयरन एज के महत्व पर सवाल बार बार पूछे जाते हैं। अब इस कहानी की अगली कड़ी हमें ले जाएगी इंडस वैली सिविलाइजेशन की रहस्यमयी नगरियों में, जहां पहली बार अर्बन प्लानिंग, ट्रेड और कल्चर की झलक मिलती है। सोचिए, 4500 साल पहले की बात है, जब दुनिया की कई सभ्यताएं जन्म ले रही थीं, तब भारत की धरती पर भी एक महान सभ्यता उभर रही थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, और ये थी दुनिया की सबसे एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक। 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहेंजोदारो की खुदाई से ये सिविलाइजेशन दुनिया के सामने आई। सर जॉन मार्शल और दयाराम साहनी जैसे आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इसे खोजा और दुनिया को चौंका दिया। आईवीसी का विस्तार था नॉर्थ वेस्ट इंडिया और पाकिस्तान तक। पंजाब, सिंध, गुजरात और राजस्थान में इसके सेंटर्स थे। इंडस और उसकी ट्राइब्यूटरीज रावी, ब्यास, सतलुज, घग्गर इस सभ्यता की लाइफलाइन थी। आईवीसी की सबसे बड़ी खासियत थी इसकी एडवांस्ड टाउन प्लानिंग। रोड्स स्ट्रेट और ग्रिड पैटर्न में, ड्रेनेज सिस्टम कवर्ड था और हर घर ड्रेनेज से जुड़ा हुआ। हाउसेस पक्की ईंटों से बने हुए और मल्टी स्टोरीड भी थे। ग्रैनरीज ह्यूज स्केल पर बनाए गए थे। ये प्रूफ है कि हड़प्पन्स ने अर्बन प्लानिंग को हजारों साल पहले मास्टर किया था। मोहेंजोदारो का ग्रेट बाथ शायद दुनिया का पहला पब्लिक वाटर टैंक। ये दिखाता है कि रिलीजन और सोशल लाइफ में पानी और प्यूरिटी का बहुत बड़ा रोल था। हड़प्पन इकोनॉमी मोस्टली एग्रीकल्चर पर आधारित थी। वे उगाते थे गेहूं, जौ और कपास। क्राफ्ट्स में भी वे बहुत स्किल्ड थे। बीड मेकिंग, पॉटरी और ब्रॉन्ज टूल्स बनाना उनके लिए आम बात थी। ट्रेड भी काफी डेवलप था। कॉटन और बीड्स एक्सपोर्ट होते थे मेसोपोटामिया तक और लोथल में मिला डॉकयार्ड। ये साबित करता है कि उनका मैरिटाइम ट्रेड भी काफी एडवांस था। आईवीसी के सील्स बहुत फेमस हैं, जिन पर एनिमल्स और सिंबल्स बने होते हैं। हड़प्पन स्क्रिप्ट आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। यही सबसे बड़ा मिस्ट्री है, जिससे हमें अभी तक उनकी भाषा और लिटरेचर का पता नहीं चल पाया। हड़प्पन सोसाइटी ऑर्गेनाइज थी, लेकिन हायरार्की के प्रूफ्स कम हैं। प्रीस्ट किंग जैसी फिगर मिली है मोहेंजोदड़ो से। मदर गॉडेस की वर्शिप होती थी। एनिमल्स, ट्रीज और फर्टिलिटी सिंबल्स भी सेक्रेड माने जाते थे। ये रिलीजन लेटर वैदिक ट्रेडिशन से जुड़ता हुआ दिखता है। हड़प्पन्स सिर्फ ट्रेडर्स और फार्मर्स ही नहीं थे, वे ग्रेट आर्टिस्ट्स भी थे। उनकी सबसे फेमस मूर्ति है डांसिंग गर्ल। ये ब्रॉन्ज की बनी है और मेटल कास्टिंग में उनकी एक्सपर्टीज को दिखाती है। फिर है बियर्डेड प्रीस्ट किंग। ये स्टोन कार्विंग का प्रमाण है। साथ ही उनके पेंटेड पॉटरी, बीड्स और ऑर्नामेंट्स उनके क्रिएटिव साइड और आर्टिस्ट्री को दर्शाते हैं। हड़प्पन्स सिर्फ कला और व्यापार में ही नहीं, बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी में भी आगे थे। उनके घर और इमारतों में यूज हुए ब्रिक्स हमेशा स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो में थे, 1, 2, 4। वेट्स और मेजर्स भी यूनिफॉर्म थे, जिससे ट्रेड और कंस्ट्रक्शन में एक्यूरेसी बनी रहती थी। और उनके शहरों में वेल प्लान्ड वाटर सप्लाई और सैनिटेशन सिस्टम था। ये सब दिखाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन
कितनी हाईली एडवांस थी। लेकिन हर सिविलाइजेशन की तरह हड़प्पन सिविलाइजेशन का भी डिक्लाइन हुआ। एग्जैक्ट रीजन तो क्लियर नहीं है, पर हिस्टोरियंस मानते हैं कि फ्लड्स और रिवर शिफ्ट्स, ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ लैंड, क्लाइमैटिक चेंज और शायद आर्यन इन्वेजन, इन सभी कारणों से ये सिविलाइजेशन धीरे धीरे खत्म हो गई। लेकिन हड़प्पा पूरी तरह नहीं मिटा। आज भी बुल कार्ट, बीड्स, कॉटन वीविंग, मदर गॉडेस वर्शिप, ये सब हड़प्पन लेगेसी के रूप में हमारे बीच मौजूद है। एग्जाम के लिए याद रखिए, ये है हाई वैल्यू पॉइंट्स जो हर बार पूछे जाते हैं। अर्बन प्लानिंग, ड्रेनेज और रोड्स। इम्पॉर्टेंट साइट्स, मोहेंजोदड़ो का ग्रेट बाथ, हड़प्पा का ग्रैनरी, लोथल का डॉकयार्ड, धोलावीरा का वाटर मैनेजमेंट और कालीबंगन के फायर ऑल्टर्स। आर्टिफैक्ट्स, डांसिंग गर्ल और प्रीस्ट किंग। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड। इन पॉइंट्स को अच्छे से याद रखें, क्योंकि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी सबसे पुरानी अर्बन सोसाइटी, जिसने आने वाले इंडियन हिस्ट्री के हर फेज की नींव रखी। अब हम देखेंगे वैदिक एज और कैसे इसने इंडिया की कल्चरल आइडेंटिटी को शेप किया। हजारों साल पहले नए लोग भारत की धरती पर आए, घोड़ों से रथ खींचे, वीर योद्धा, और उनके साथ वेदों के मंत्र। कौन थे ये आर्य? इन्वेडर्स या भारत के ही प्राचीन निवासी? इतिहासकारों में डिबेट आज भी जारी है, लेकिन इतना तय है कि इनसे शुरू होती है हमारी वैदिक एज की कहानी, इंडियन सिविलाइजेशन का एक फाउंडेशन चैप्टर। इतिहास जानने के लिए हमारे पास जो सबसे बड़े क्लूज हैं, वो है वैदिक टेक्स्ट। ऋग्वेद सबसे पुराना, जिसमें 1028 हिम्स है। संहितास, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद्स, ये सब मिलकर हमें सोसाइटी, रिचुअल्स और फिलॉसफी की झलक देते हैं। ऋग्वेद सिर्फ एक किताब नहीं, ये उस समय की पूरी लाइफ का विंडो है। ऋग्वैदिक आर्यंस कहाँ रहते थे? मेनली सप्ता सिंधु यानी 7 नदियों का क्षेत्र, इंडस और उसकी ट्राइब्यूटरीज। इनकी सोसाइटी ट्राइबल थी, सिंपल लेकिन ऑर्गेनाइज्ड। सबसे अहम थे ट्राइब्स, जिन्हें जन कहा जाता था। असेंबलीज, सभा, समिति, विधाता, यहीं पर फैसले होते थे। औरतों को सम्मान था, वो यज्ञ में भाग ले सकती थीं और स्कॉलरली डिबेट्स तक करती थी। यानी उस समय की सोसाइटी रिलेटिवली फ्री और ओपन थी। अब बात इकोनॉमी की। ऋग्वैदिक एज की इकोनॉमी थी पास्टोरल, यानी मेन वेल्थ था कैटल। गाय करेंसी की तरह यूज होती थी और रिच वही माना जाता था जिसके पास ज्यादा गाय हों। एग्रीकल्चर था, लेकिन लिमिटेड। अभी भी मेन लाइवलीहुड था पास्टोरलिज्म। ट्रेड छोटे स्केल पर था, बार्टर सिस्टम चलता था, यानी वस्तु के बदले वस्तु। यानी एकदम सिंपल इकोनॉमी, जहां गायें लिटरली धन की इकाई थी। ऋग्वैदिक एज का राजा एब्सोल्यूट मोनार्क नहीं था, बल्कि ट्राइबल चीफ था। उसका मेन काम था वॉर लीड करना और यज्ञ कराना। लेकिन डिसीशंस होते थे असेंबलीज में। सभा, सीनियर एल्डर्स की काउंसिल। समिति, बड़ी असेंबली जहां लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। यानी यहाँ डेमोक्रेसी की झलक मिलती है। पावर सेंट्रलाइज्ड नहीं थी। नो टैक्स सिस्टम, बस वॉलंटरी गिफ्ट्स, बलि। यानी राजा था, लेकिन कंट्रोल्ड किंग, एक तरह से फर्स्ट अमंग इक्वल्स। ऋग्वैदिक रिलीजन था नेचुरलिस्टिक। इंद्र सबसे पावरफुल, वॉर और रेन का गॉड। अग्नि फायर गॉड, यज्ञ का मैसेंजर। वरुणा कॉस्मिक ऑर्डर के गार्डियन। सूर्य लाइट एंड लाइफ का सोर्स। आइडल वर्शिप या टेम्पल नहीं थे, वो लोग नेचर को ही गॉड मानते थे और रिचुअल्स ओपन स्काई में परफॉर्म होते थे। इस रिलीजन का मेन फोकस था प्रेयर्स प्लस यज्ञस फॉर प्रोस्पेरिटी, सिंपल और नेचुरल बिलीफ सिस्टम। 1000 BCE के बाद आर्यंस का एक्सपांशन शुरू हुआ। पश्चिमी पंजाब से निकलकर वो पहुंचे गंगा यमुना दोआब में। यहाँ फॉरेस्ट्स क्लियर किए गए,
एग्रीकल्चर बढ़ा और विलेजेस टाउन्स में बदलने लगे। ये था लेटर वैदिक एज का बिगिनिंग। अब सोसाइटी, पॉलिटी और रिलीजन सब में बदलाव आने वाला था। ऋग्वेदिक की ट्राइबल और फ्री सोसाइटी धीरे धीरे बदलकर कॉम्प्लेक्स और हायरार्कियल बनने लगी। लेटर वैदिक सोसाइटी में सबसे बड़ा चेंज था वर्ण सिस्टम का रिजिड होना। पहले सोसाइटी फ्लूइड थी, प्रोफेशन बेस्ड थी। अब वर्ण हेरेडिटरी हो गया, ब्राह्मण टॉप पर, शूद्र बॉटम पर। विमेन की स्टेटस गिरने लगी, शिक्षा और यज्ञ में उनका पार्टिसिपेशन कम हो गया। जॉइंट फैमिली सिस्टम मजबूत हुआ, यानी सोसाइटी अब स्ट्रक्चर्ड और हायरार्कियल बनने लगी थी। लेटर वैदिक एज में एग्रीकल्चर बूम आया। आयरन टूल्स और प्लाउ से खेती आसान और प्रोडक्टिव हो गई। अब राइस कल्टीवेशन शुरू हुई, जो बड़ा गेम चेंजर था। क्राफ्ट्स और ट्रेड एक्सपैंड हुए, कॉइन्स यूज होने लगे। अब इकोनॉमी सिर्फ पास्टोरल नहीं, बल्कि अग्रेरियन और डाइवर्सिफाइड बन गई। और यही बेस आगे चलकर जनपद और महाजनपद के राइज की वजह बना। लेटर वैदिक रिलीजन में रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस का डोमिनेंस बढ़ गया। बड़े यज्ञ जैसे राजसूया, अश्वमेधा और वजपेया, जिनसे राजा की पावर लेजिटिमाइज होती थी। प्रीस्टली क्लास पावरफुल हो गई, रिचुअल्स कॉम्प्लिकेटेड हो गए। लेकिन इसी के पैरेलल एक और धारा उठी, फिलोसोफिकल टेक्स्ट्स, उपनिषद्स। इनमें सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए। आत्मा क्या है? ब्रह्मांड क्या है? जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है? और यहीं से आइडियाज आए, आत्मन, ब्राह्मण, कर्म, मोक्ष। यानी रिलीजन रिचुअल से फिलॉसफी की तरफ मुड़ने लगा। अब एक क्विक कंपैरिजन। समाज शुरू में फ्लेक्सिबल था, बाद में रिजिड हुआ। स्त्रियों को पहले सम्मान था, बाद में सीमित कर दिया गया। राजनीति में असेंबलीज थी, फिर मोनार्की पावरफुल बन गई। अर्थव्यवस्था पास्टोरल थी, फिर एग्रीकल्चर और ट्रेड बढ़ा। धर्म नेचुरलिस्टिक था, बाद में रिचुअल्स और फिलॉसफी आए। यानी सिंपल ट्राइबल लाइफ से सोसाइटी बन गई कॉम्प्लेक्स अग्रेरियन किंगडम। दोस्तों, वैदिक एज ने सिर्फ हमारी हिस्ट्री नहीं, हमारी पूरी सिविलाइजेशन को शेप किया। ऋग्वेद ने हमें कल्चर और प्रेयर्स दिए, लेटर वैदिक टेक्स्ट ने फिलॉसफी और डीप थॉट दिया, और इसी से इंडियन फिलॉसफी में कॉन्सेप्ट्स आए, कर्म, धर्म, मोक्ष, जो आज तक रेलेवेंट है। एग्जाम की बात करें, हर साल यूपीएससी एसएससी में ऋग्वेदिक सोसाइटी, लेटर वैदिक पॉलिटी और उपनिषद फिलॉसफी से सवाल पूछे जाते हैं। तो याद रखिए, वैदिक एज सिर्फ पास्ट नहीं, हमारी आइडेंटिटी और एग्जाम्स दोनों का कोर है। तैयार हो जाइए, अब हम देखेंगे महाजनपद एंड राइज ऑफ न्यू रिलीजन्स। कल्पना कीजिए, भारत के उत्तर के विशाल मैदान, जहां दर्जनों छोटे छोटे जनपद फैले हुए थे। हर एक की अपनी संस्कृति, अपना शासन, अपने देवता। लेकिन जैसे जैसे आयरन टूल्स आए और खेती बढ़ी, वैसे वैसे एक नए युग की नींव पड़ी। अब ट्राइबल पॉलिटिक्स की जगह लेने वाली थी टेरिटोरियल पावर, और भारत प्रवेश करने वाला था द एज ऑफ महाजनपद। जनपद का मतलब था जन की भूमि, छोटे छोटे कम्युनिटी बेस्ड स्टेट्स जहां क्लैन रूल करता था। लेकिन जैसे जैसे आयरन टूल्स और एग्रीकल्चर फैले, लैंड प्रोडक्टिविटी बढ़ी, ट्रेड राउट्स बने, और अब कंपटीशन शुरू हुआ पावर के लिए। इसी स्ट्रगल ने जन्म दिया महाजनपद को, यानी बड़े, संगठित, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग किंगडम्स। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत में 16 प्रमुख महाजनपद उभर चुके थे। काशी, कोसल, मगध, वज्जी, अवंती, कुरु, पंचाल, गंधार, मल्ल और अन्य। कुछ राज्य थे मोनार्कीज, जहां राजा सुप्रीम था, तो कुछ थे रिपब्लिक्स, जहां डिसीशंस असेंबलीज में लिए जाते थे। ये वही समय था जब दुनिया के सबसे पुराने डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट्स भारत में चल रहे थे। अब पूर्वी भारत में उभर रहा था एक शक्तिशाली राज्य, मगध। गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा। यहाँ थी उपजाऊ भूमि, अबंडेंट आयरन माइंस,
और सबसे बड़ी बात, स्ट्रैटेजिक लोकेशन। बिम्बिसार ने अंग को जीतकर किंगडम को एक्सपैंड किया और अजातशत्रु ने फोर्ट्स, डिप्लोमेसी और मिलिट्री रिफॉर्म से इसे अनबीटेबल बना दिया। मगध अब सिर्फ एक राज्य नहीं रहा, ये बन गया आने वाले एम्पायर्स, मौर्यन एंड नंदा की नींव। मगध के युग में सोसाइटी भले ही समृद्ध हो रही थी, लेकिन लोगों के भीतर एक बेचैनी थी। धर्म अब स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा बन चुका था, एक रिचुअल सिस्टम। हर यज्ञ में ब्राह्मण्स की मोनोपोली बढ़ चुकी थी और आम जन इन महंगे अनुष्ठानों से दूर होते जा रहे थे। वर्ण सिस्टम सख्त हो चुका था, साधारण मनुष्य के लिए मुक्ति का मार्ग असंभव लगता था। और इसी डिसैटिस्फैक्शन से जन्म हुआ एक नई सोच का, एक नई दिशा का। और जब समाज के सवाल अनसुने रह गए, तब कुछ थिंकर्स ने तय किया, अब सत्य को मंदिरों में नहीं, खुद के भीतर खोजा जाएगा। इन्हें कहा गया श्रमण, सीकर्स, वांडरर्स, रिफॉर्मर्स। इन्होंने सवाल उठाए, क्या यज्ञ ही मुक्ति का मार्ग है? क्या ईश्वर सिर्फ मंत्रों से ही प्रसन्न होता है? इन्हीं में से दो नाम इतिहास में अमर हो गए, महावीर और गौतम बुद्ध, जिन्होंने दिखाया रास्ता अहिंसा, करुणा और आत्मज्ञान का। मगध के आसपास के एक छोटे से राज्य में जन्म हुआ वर्धमान का एक क्षत्रिय प्रिंस, जिसके पास सब कुछ था, वैभव, परिवार, शक्ति। लेकिन उसके भीतर था एक सवाल, क्या जीवन का अर्थ सिर्फ यश और सुख है? 30 की उम्र में उसने सब कुछ छोड़ दिया, घर, सिंहासन, यहाँ तक कि कपड़े भी। 12 साल तक जंगलों में ध्यान, मौन और आत्मसंयम। कठिन तपस्या के बाद उसे मिला केवल जनाना, पूर्ण ज्ञान। और यहीं से वर्धमान बन गए महावीर, दी ग्रेट कॉन्करर ऑफ दी सेल्फ। महावीर ने सिखाया कि सच्चा विजय दूसरों पर नहीं, खुद पर होती है। उनके डॉक्ट्रिन के केंद्र में थे 5 महान व्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। उन्होंने कहा, हर जीव में आत्मा है और सब बराबर है। किसी को भी, किसी भी रूप में हानि पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। और यही विचार बाद में भारतीय संस्कृति की पहचान बन गया। महावीर की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनके संदेश को फैलाया। पूर्व से लेकर दक्षिण तक हर जगह अहिंसा और सादगी की परंपरा जमी। लेकिन समय के साथ मतभेद भी उभरे। कुछ साधु पूर्ण निर्वस्त्र रहते थे, जिन्हें कहा गया दिगंबर, और जो सफेद वस्त्र धारण करते थे, बने श्वेतांबर। जैनिज्म को मिला समर्थन चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजाओं से, और धीरे धीरे ये धर्म भारत के नैतिक ढांचे का हिस्सा बन गया। लुम्बिनी, एक शांत बगीचा, नीले आसमान के नीचे, वही जन्म हुआ एक राजकुमार का, सिद्धार्थ गौतम, कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन के पुत्र और रानी माया के लाडले। ज्योतिषियों ने कहा, या तो ये महान सम्राट बनेगा या त्यागी साधु। राजा ने चारों ओर सुख सुविधाओं का संसार बना दिया ताकि उसका बेटा कभी दुख न देखे। पर नियति ने कुछ और ही तय किया था। एक दिन जब सिद्धार्थ नगर भ्रमण पर निकले, उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार और एक शव। पहली बार समझ आया, जीवन अनित्य है, दुख से भरा है। और फिर उन्होंने देखा एक शांत साधु, वही उनका मार्ग बन गया। एक रात सब कुछ छोड़कर, पत्नी, पुत्र, राजमहल, वो निकल पड़े उस यात्रा पर, जहां मंजिल थी ज्ञान और साथ ही था मौन। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद बोध गया की भूमि पर एक पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने ध्यान लगाया। रात गहराती गई, मन स्थिर हुआ, और जब सुबह की पहली किरण पड़ी, वो बन चुके थे बुद्ध, जागृत पुरुष। उन्होंने पाया, दुख है पर उसका अंत भी है, और मार्ग है मिडिल पाथ, न अधिक भोग न अधिक त्याग। बुद्ध ने सिखाया कि दुख का कारण है तृष्णा और उसका अंत संभव है अष्टांगिक मार्ग से। उनके विचारों ने लोगों को नया मार्ग दिया, जहाँ जाति नहीं,
करुणा थी। जहाँ पूजा नहीं, समझ थी। सारनाथ में पहली धर्मचक्र प्रवर्तन के साथ शुरू हुई बुद्धिस्ट संघ की परंपरा। राजाओं ने समर्थन दिया। बिंबिसार, अशोक जैसे शासकों ने इसे दूर दूर तक फैलाया। और धीरे धीरे बुद्ध सिर्फ व्यक्ति नहीं रहे, एक विचार बन गए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत की धरती पर एक नई सोच जन्म ले रही थी। वैदिक युग के यज्ञों और कर्मकांडों के बीच लोग तलाश रहे थे सिंप्लिसिटी, पीस और इनर ट्रूथ। जैनिज्म और बुद्धिज्म ने यही दिया, एक ऐसा रास्ता जहां ईश्वर नहीं, नैतिकता केंद्र में थी, जहां जाति नहीं, करुणा थी, जहां एक और समाज जातियों में बंटा हुआ था। वही बुद्ध और महावीर ने कहा, हर व्यक्ति अपने कर्मों से महान है। उनके इस विचार ने समाज की जड़ों को हिला दिया। शूद्र और महिलाएं, जिन्हें हाशिए पर रखा गया था, पहली बार मिली समानता की झलक। इन विचारों का असर सिर्फ जनता पर नहीं, राजाओं पर भी हुआ। मगध के बिंबिसार और अजातशत्रु से लेकर अशोक तक हर शासक ने इस शांत विचारधारा को अपनाया। कालेंग युद्ध के बाद अशोक का परिवर्तन सिर्फ इतिहास नहीं, मानवता का प्रतीक बन गया। जैनिज्म और बुद्धिज्म ने भारत की कला को एक नई आत्मा दी। स्तूपास, चैत्यस, विहारास, ये सिर्फ भवन नहीं थे, बल्कि शांति के प्रतीक थे। अजंता की दीवारों से लेकर सांची के स्तूप तक हर चित्र, हर मूर्ति बुद्ध के मौन को शब्द देती है। बुद्धिज्म और जैनिज्म भारत तक सीमित नहीं रहे। सिल्क राउट से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक बुद्धिस्ट मंक्स ने अपने विचारों को दूर दूर फैलाया। श्रीलंका, चाइना, जापान, हर जगह ये भारतीय विचार जड़ें जमाने लगे। और आज भी बोध गया से उठी वो शांति की लौ पूरे विश्व को आलोकित कर रही है। जैनिज्म ने सिखाया, अहिंसा परमो धर्म। बुद्धिज्म ने बताया, मिडिल पाथ ही शांति का मार्ग है। दोनों ने मिलकर हमें सिखाया कि सच्चा धर्म बाहर नहीं, भीतर है। और जब भीतर शांति होती है, तो समाज, राजनीति, कला, सब में संतुलन आ जाता है। ऋग्वैदिक युग के बाद भारत की भूमि बदल रही थी। अब छोटे छोटे ट्राइब्स संगठित होकर जनपद में बदलने लगे। जहां पहले राजा जनों का नेता था, अब वही बन रहा था एक शक्तिशाली शासक। ये था भारत की पहली राजनीतिक अवेकनिंग का समय। भारत में 16 महाजनपद उभरे थे। काशी, कोशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, अवंती, गांधार। हर जनपद अपनी ताकत और पहचान रखता था। कहीं डेमोक्रेसी थी, तो कहीं मोनार्की। ये डाइवर्सिटी ही भारत की पहचान बन रही थी। मगध की ताकत का रहस्य उसकी धरती में छिपा था। चारों तरफ नदियाँ, गंगा, सोन, चंपा, लोहा और हाथी, उसकी असली शक्ति। जहां बाकी राज्यों में राइवलरी थी, मगध स्ट्रैटेजी का सिंबल बन रहा था। बिंबिसार, मगध का विजनरी राजा, उसने डिप्लोमेसी और मैरिज अलायंसेस से साम्राज्य को मजबूत किया। कोसल से शादी करके गंगा के किनारे तक पहुंच बनाई और अंग को जीतकर व्यापारिक राउट्स पर कंट्रोल पाया। यही था भारत की पहली ऑर्गेनाइज्ड एम्पायर बिल्डिंग स्ट्रैटेजी। बिंबिसार के बाद आया उसका पुत्र अजातशत्रु, एक ऐसा राजा जिसने साम्राज्य को नए स्तर तक पहुंचाया। उसने अपने पिता को कैद किया और वज्जी संघ पर युद्ध छेड़ दिया। मगध अब सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि एक शक्ति बन चुका था। उस समय भारत में 2 तरह की राज्य व्यवस्था थी, मोनार्की और रिपब्लिक्स। जहां एक ओर मगध जैसी मोनार्कीज ताकत बढ़ा रही थी, वहीं दूसरी ओर वज्जी, मल्ल और शाक्य लोकतंत्र के प्रतीक थे। यहीं से शुरू हुआ भारत का पहला पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट। नदियां ट्रेड हाईवेज बन रही थी, शहर इकोनॉमिक सेंटर बन रहे थे। राजगीर, कौशाम्बी, उज्जैन, सब जगह शिल्प, व्यापारी और सिक्के, पंचमार्क्ड कॉइन्स ने पहली बार अर्थव्यवस्था को पहचान दी।
महाजनपद काल में विचारों का महासंगम था। ब्राह्मणिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म तीनों साथ बढ़ रहे थे। राजाओं के दरबारों में श्रमणस और ब्राह्मण्स डिबेट करते थे। विचारों की ये डाइवर्सिटी ही भारत की शक्ति बनी। अजातशत्रु के बाद शिशुनागास और फिर नंदास ने मगध को नई ऊंचाई दी। नंदास के पास थी विशाल सेना, हजारों हाथी और असीम धन। अब मगध तैयार था उस साम्राज्य के लिए जिसका नाम आने वाला था इतिहास की सबसे बड़ी किताबों में, मौर्य एम्पायर। महाजनपद काल ने हमें सिखाया कि राजनीति सिर्फ शक्ति नहीं, संगठन है। यहीं से शुरू हुई भारत की स्टेटक्राफ्ट की परंपरा, जहां चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसे नाम इतिहास में उभरने वाले थे। और यहीं से भारत की कहानी ने लिया एक नया मोड़। फ्रॉम महाजनपद टू मौर्य एम्पायर। समय था जब भारत टुकड़ों में बंटा हुआ था। हर जनपद, अलग राजा, अलग सेना और अलग स्वार्थ। इसी अराजकता में उठा एक ब्राह्मण, चाणक्य, जिसकी आंखों में जल रहा था एक सपना, एक ऐसा भारत जो एकजुट हो, मजबूत हो और स्वतंत्र हो। वो जानता था जब तक भारत एक नहीं होगा, तब तक कोई भी विदेशी इसे कुचल सकता है। और यही सपना इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ बना। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत, तक्षशिला, ज्ञान का केंद्र, वही जहां चाणक्य की मुलाकात हुई, एक युवा योद्धा से, चंद्रगुप्त मौर्य। एक ऐसा शिष्य जिसकी नजर में आग थी और हृदय में हिम्मत। चाणक्य ने उस क्षण पहचान लिया, यही है जो भारत को एक करेगा। और वहीं से शुरू हुआ गुरु और शिष्य का वो मिलन, जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। नंद वंश के समय मगध था धन का घर, लेकिन जनता अत्याचार और करों से त्रस्त थी। राजा विलास में डूबा था और प्रजा भूख और भय में। तभी चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली, मैं अन्याय को जड़ से उखाड़ दूंगा। और शुरू हुआ राजनीति का खेल, जिसमें हर चाल सोची समझी थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने बनाया एक गुप्त नेटवर्क, व्यापारियों, सैनिकों और जासूसों का। धीरे धीरे नंद साम्राज्य की दीवारें हिलने लगीं। 321 ईसा पूर्व। एक ही रात में सब बदल गया। नंदों का ताज गिर चुका था और भारत ने पहली बार देखा एकीकृत मौर्य साम्राज्य का झंडा। अब शुरू हुआ शासन का नया युग। चाणक्य ने लिखा अर्थशास्त्र, राजनीति, अर्थनीति और जासूसी का सबसे बड़ा ग्रंथ। उन्होंने कहा, राजा का सुख जनता के सुख में है। हर गांव में अधिकारी नियुक्त हुए, हर व्यापार पर निगरानी रखी गई और हर नागरिक राष्ट्र की रीढ़ बना। पाटलिपुत्र, एक नियोजित नगरी, चौड़ी सड़कें, मजबूत दीवारें, सुंदर बगीचे और सुव्यवस्थित जल निकासी। यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने लिखा, ऐसी नगरी दुनिया में कहीं नहीं। वास्तव में मौर्य प्रशासन, प्रबंधन और योजना में बेमिसाल थे। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच हुई संधि ने भारत और यूनान को जोड़ा और आया यूनानी दूत मेगास्थनीज। उसने लिखा इंडिका, जिसमें पहली बार दुनिया को दिखाया भारत का प्रशासन, विज्ञान और संस्कृति का वैभव। चंद्रगुप्त के बाद शासन संभाला उनके पुत्र बिंदुसार ने। वो उतने प्रसिद्ध नहीं थे, पर उनके शासन में मौर्य साम्राज्य दक्षिण भारत तक फैल गया। यूनानी अभिलेखों में उसे कहा गया एमिट्रोचेट्स, यानी शत्रुओं का विनाशक। उसने प्रशासन को मजबूत किया, व्यापार बढ़ाया और अपने पुत्र अशोक को उज्जैन का राज्यपाल बनाया। उसे शायद पता भी न था कि यही पुत्र एक दिन इतिहास बदल देगा। अशोक, एक साहसी योद्धा जो कठोर था, निर्णायक था और साम्राज्य के हर कोने में उसका नाम गूंजता था। राजगद्दी की लड़ाई आसान नहीं थी। भाइयों के बीच संघर्ष हुआ, लेकिन अंततः अशोक विजयी बना और 273 ईसा पूर्व में उसने सिंहासन संभाला। कोई नहीं जानता था कि यही राजा आने वाले वर्षों में चक्रवर्ती ही नहीं,
धर्म का प्रतीक भी बनेगा। 261 ईसा पूर्व। कलिंग, एक ऐसा युद्ध जिसने मौर्य साम्राज्य को हिला दिया। अशोक ने विशाल सेना भेजी। युद्ध चला कई दिन। जब धूल बैठी, धरती लहूलुहान थी। 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। राजा ने जीत तो ली, पर उसके भीतर सब कुछ हार गया। वो खड़ा था अपने ही कर्मों के मलबे में, और उसी दिन उसका हृदय बदल गया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया। उसने अपनाया धम्म का मार्ग। उसका धम्म किसी धर्म का नहीं था, बल्कि मानवता का था। उसने कहा, सच्ची विजय दूसरों के दिल जीतने में है। उसने शिलालेखों पर अपने संदेश खुदवाए। सत्य, अहिंसा, करुणा और सेवा। और इस तरह वो सम्राट से संत बन गया। अशोक ने अपने आदेश पत्थरों पर खुदवाए, भारत से लेकर अफगानिस्तान तक। इन शिलालेखों में झलकता है उसका हृदय, उसका विचार और उसकी दया। राजनीति से ऊपर उठकर वो बन गया एक दार्शनिक राजा, जिसने कहा, राज्य तभी महान है जब उसके लोग सुखी हों। अशोक ने धम्म को सीमाओं से परे भेजा। उसके दूत श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल और चीन तक पहुंचे। बौद्ध धर्म एक वैश्विक विचार बन गया, शांति और सहअस्तित्व का प्रतीक। उसने कहा, धर्म का प्रचार तलवार से नहीं, प्रेम और संवाद से होना चाहिए। और इस तरह भारत की आत्मा विश्व में गूंज उठी। अब जल्दी से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चाणक्य, अर्थशास्त्र के रचयिता। चंद्रगुप्त, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, 321 ईपू। मेगास्थनीज, यूनानी दूत, इंडिका का लेखक। बिंदुसार, दक्षिण तक विस्तार करने वाला राजा। अशोक, कलिंग युद्ध 261 ईपू के बाद धम्म नीति का प्रवर्तक। सिंह स्तंभ और चक्र, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक और ध्वज चिन्ह। इन बिंदुओं को याद रखिए। हर परीक्षा में ये तय करते हैं आपकी सफलता। अशोक के बाद साम्राज्य कमजोर पड़ गया। प्रांतीय गवर्नर स्वतंत्र होने लगे, आर्थिक संसाधन घटे, और धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य टूट गया। लेकिन उसकी विरासत, अर्थशास्त्र, प्रशासन और धम्म आज भी भारत के मूल में बसते हैं। क्योंकि इतिहास कभी मरता नहीं, वो रूप बदलकर फिर लौट आता है। और अगले भाग में हम देखेंगे कैसे मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंगों और सातवाहनों ने भारतीय राजनीति का नया अध्याय लिखा। अशोक के बाद भारत का इतिहास नए मोड़ पर आता है। विशाल मौर्य साम्राज्य टूटकर छोटे राज्यों में बंट गया। ये समय है क्षेत्रीय शक्तियों का, शुंग, इंडो-ग्रीक, कुषाण और सातवाहन। इस दौर को समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, कौन, कहाँ और कैसे शासन करता था। चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक यात्रा को। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पुष्यमित्र शुंग ने सत्ता हासिल की। उन्होंने बृहद्रथ मौर्य को हराकर शुंग वंश की स्थापना की। शुंगों ने वैदिक परंपराओं को पुनर्जीवित किया और अश्वमेध यज्ञ जैसे संस्कारों को बढ़ावा दिया। उत्तर भारत में उनका शासन स्थिर था, लेकिन उनके योगदान से धर्म और संस्कृति की धारा बनी रही। पुष्यमित्र शुंगा, एक ऐसा नाम जो एग्जाम्स में बार बार आता है। शुंगों ने केवल प्रशासन नहीं, बल्कि कला और स्थापत्य में भी योगदान दिया। स्तूपों पर बनी मूर्तियां और भित्ति चित्र उनके धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। ये कला भविष्य के लिए भी प्रेरणा बनी। उनके समय में मूर्तिकला और शिल्पकला ने भारत की सांस्कृतिक पहचान मजबूत की। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, शुंगों का कला और स्थापत्य में योगदान। उत्तर पश्चिम भारत में इंडो-ग्रीक राजाओं का प्रभुत्व बढ़ा। सबसे प्रसिद्ध राजा था मेनेंदर, जिसे मिलिंदा कहते हैं। उन्होंने नागा सेना के साथ संवाद किया, जिसे मिलिंदा पान्हा में दर्ज किया गया। इंडो ग्रीकों ने सिक्कों और कला के जरिए भारत में यूनानी प्रभाव छोड़ा। कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस और ग्रीक स्टाइल स्कल्पचर्स
ये सब एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इंडो ग्रीकों ने भारत में रियलिस्टिक कॉइन आर्ट और हेलेनिस्टिक स्टाइल स्कल्पचर पेश किया। सिक्कों पर ग्रीक और प्राकृत दोनों भाषाओं में इंस्क्रिप्शंस होते थे। उनके शिल्प और मूर्तिकला ने भारतीय कला को एक नया आयाम दिया। मार्केट प्लेस, क्राफ्ट्समैन और रॉयल कोर्ट्स में उनकी कला का प्रभाव साफ दिखता था। एग्जाम में ये ध्यान रखना जरूरी है कि इंडो ग्रीक कॉन्ट्रीब्यूशंस नॉर्थ वेस्ट इंडियन कल्चर को कैसे प्रभावित करते हैं। अब प्रवेश करते हैं कुषाणों में, जिनके सबसे प्रसिद्ध शासक थे कनिष्क। उन्होंने उत्तरी भारत में अपनी शक्ति स्थापित की और कला, धर्म और व्यापार में गोल्डन एज लाया। गंधारा और मथुरा कला उनके संरक्षण में विकसित हुई। उनके समय में सिक्के और मूर्तियां नई शैली में बनाई गई। कनिष्का का नाम एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए उनके योगदान को ध्यान से याद रखें। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के चौथे महासभा का आयोजन किया। ये परिषद धर्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने में मददगार साबित हुई। कुषाणों ने ट्रेड राउट्स को सुरक्षित किया और गंधार कला में ग्रीक इन्फ्लुएंस स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनके शासनकाल में नॉर्थ वेस्ट इंडिया एक सांस्कृतिक मेल्टिंग पॉट बन गया। ये सब एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुषाणों ने व्यापारिक मार्गों को विकसित किया। रोम, चीन और मध्य एशिया से उनके यहाँ माल आता था। सिक्के बिलिंगुअल इंस्क्रिप्शंस के साथ छापे गए। ग्रीक और खरोष्ठी स्क्रिप्ट्स ने उनके कॉन्स को यूनिक बनाया। व्यापार के माध्यम से उनकी कला और संस्कृति फैलती रही। ये जानकारी एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, इसलिए ध्यान दें कि किसने कौन से सिक्के जारी किए। दक्षिण भारत में सातवाहन वंश का उदय हुआ। गौतमीपुत्र सातकर्णी सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने शाका, यवन और पाल्लवों को पराजित किया। उनके शासनकाल में पोर्ट्स और ट्रेड सेंटर्स जैसे सोपारा और भरूच महत्वपूर्ण बने। रोमन गोल्ड कॉइन्स भी यहाँ पाए गए। दक्षिण भारत का आर्थिक और राजनीतिक केंद्र उनके अधीन था। एग्जाम में सातवाहन्स के ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन पर अक्सर प्रश्न आते हैं। सातवाहनों ने धर्म और संस्कृति को बढ़ावा दिया। उन्होंने बुद्धिस्ट और हिंदू धर्मों का संरक्षण किया। उनके समय में स्थापत्य और मूर्तिकला में विकास हुआ। टेम्पल्स, स्कल्पचर्स और इंस्क्रिप्शंस उनके प्रशासन और समाज को दर्शाते हैं। इस काल का कला और धर्म एग्जाम में हाईल्ड टॉपिक है, इसलिए सातवाहन्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस को अच्छी तरह याद करें। ये जानकारी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर में शुंग और दक्षिण में सातवाहन दोनों ने अपने क्षेत्रीय प्रभाव में धर्म, कला और प्रशासन को स्थिर किया। शुंगों ने वैदिक रिचुअल्स और स्तूपा कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा दिया। सातवाहनों ने पोर्ट्स, ट्रेड और साउथ इंडियन आर्ट को मजबूत किया। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, कंपेयर शुंगा एंड सातवाहन कॉन्ट्रीब्यूशंस। इसलिए इन दोनों का एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल और रिलीजियस इम्पैक्ट याद रखना जरूरी है। इस काल ने भारत की कला और स्थापत्य को समृद्ध किया। स्तूप, मूर्तिकला, सिक्के और भित्ति चित्र सभी में नवीनता और सौंदर्य देखा गया। शुंगा स्तूपा, गंधार बुद्धा, सातवाहन टेम्पल, ये सभी एग्जाम रेलेवेंट विजुअल एग्जाम्पल्स हैं। इसलिए आर्टिस्टिक कॉन्ट्रीब्यूशंस को हमेशा नोट करें। ये जानकारी क्वेश्चंस में हाई स्कोरिंग साबित होती है। इस काल की संस्कृति को समझना आसान और रोचक है। सभी राजवंशों ने प्रशासन और कर प्रणाली को मजबूत किया। ट्रेड राउट्स और पोर्ट से आर्थिक शक्ति बढ़ी। सातवाहन्स ने समुद्री व्यापार पर विशेष ध्यान दिया। कुषाणों ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में टैक्सेशन और रेवेन्यू कलेक्शन को व्यवस्थित किया। प्रशासनिक व्यवस्था एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, इसलिए ध्यान दें कि कौन सा राजवंश किस तरह से प्रशासन और अर्थव्यवस्था को विकसित करता रहा। ये नॉलेज स्कोरिंग है। जनजीवन में धार्मिक और सामाजिक विविधता थी। शुंग और सातवाहन दोनों ने धर्म और शिक्षा को बढ़ावा दिया। बुद्धिस्ट मंक्स और हिंदू प्रीस्ट्स को एग्जिस्ट करते थे। फेस्टिवल्स, रिचुअल्स और लोकल ट्रेडिशंस समाज में सामंजस्य बनाए रखते थे। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि रिलीजियस पॉलिसीज और सोसाइटल लाइफ कैसे विकसित हुई। इसलिए इस समय के सोशल स्ट्रक्चर
और रिलीजियस ट्रेंड्स याद रखना महत्वपूर्ण है। इस काल में कला और विज्ञान का विकास हुआ। गंधार और मथुरा आर्ट फ्लरिशिंग थी। स्कल्पचर, पेंटिंग और आर्किटेक्चर में नया स्टाइल आया। कुषाणों और सातवाहनों ने एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन को भी प्रोत्साहित किया। आर्यभट्ट और चरका जैसे स्कॉलर्स की जड़ें इसी समय पाई जाती है। एग्जाम में आर्ट, आर्किटेक्चर और साइंस कॉन्ट्रीब्यूशंस हाईएल्ड टॉपिक्स है, इसलिए इन डेवलपमेंट्स को ध्यान से याद करें। नॉर्थ इंडिया में कुषाणास और साउथ इंडिया में सातवाहन्स ने ट्रेड राउट्स को सुरक्षित किया। रोम, चाइना और मिडिल ईस्ट के साथ व्यापार हुआ। रोमन कॉइन्स साउथ इंडियन पोर्ट्स में मिले। इस काल का इंटरनेशनल ट्रेड एग्जाम में महत्वपूर्ण है, इसलिए याद रखें कौन सा राज्य कौन से ट्रेड राउट्स और पोर्ट्स को कंट्रोल करता था। ये जानकारी इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्सचेंज समझने में मदद करती है। तो हमने देखा शुंग, इंडो ग्रीक, कुषाण और सातवाहन, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, रिलीजियस पॉलिसीज, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ट्रेड राउट्स। एग्जाम में अक्सर इन सभी टॉपिक से प्रश्न आते हैं। पुष्यमित्र शुंगा, मिलिंदा, कनिष्का, गौतमीपुत्र शातकर्णी, ये नेम्स हमेशा याद रखें। टाइमलाइन और रीजनल कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी समझें। ये रिकैप एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी के लिए बेहद जरूरी है। और शुंग वंशों के पतन के बाद भारत फिर से एक महान साम्राज्य की प्रतीक्षा कर रहा था, और तब उदय हुआ गुप्त वंश का, जिसे इतिहासकार भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। इस काल में न केवल साम्राज्य मजबूत हुआ, बल्कि ज्ञान, कला, साहित्य और विज्ञान ने भी अपनी चरम सीमा पाई। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं गुप्त साम्राज्य की महान गाथा के साथ। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की वास्तविक नींव रखी। उन्होंने लिच्छवी कुल की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिससे उन्हें प्रतिष्ठा और सामरिक शक्ति मिली। ये राजनीतिक विवाह गुप्त साम्राज्य के उत्थान में निर्णायक साबित हुआ। उत्तर भारत में स्थिरता लौटने लगी, और पहली बार गुप्तों का नाम एक सशक्त शक्ति के रूप में उभरा। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के सबसे वीर और विजयी शासक माने जाते हैं। इलाहाबाद स्तंभ लेख में उनके दक्षिण और उत्तर भारत के अभियानों का वर्णन है। उन्होंने पराजित राजाओं को नष्ट नहीं किया, बल्कि उन्हें कर देने के लिए बाध्य किया। इसी नीति ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहलवाया। समुद्रगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य अपनी विस्तारवादी नीति के चरम पर था। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है, ने साम्राज्य को स्थिरता और समृद्धि के शिखर पर पहुंचाया। उन्होंने शकों को पराजित किया और पश्चिमी व्यापार मार्गों पर नियंत्रण स्थापित किया। उनके दरबार में नवरत्न जैसे कालिदास उपस्थित थे। ये समय साहित्य, कला और संस्कृति का स्वर्ण अध्याय बन गया। गुप्त साम्राज्य अब केवल शक्तिशाली नहीं, बल्कि गौरवशाली बन चुका था। गुप्त प्रशासन में राजा सर्वोच्च था, परंतु मंत्र परिषद और सामंतों की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। साम्राज्य को प्रदेश, जनपद और ग्रामों में बांटा गया। स्थानीय ग्राम सभाएं न्याय और राजस्व का कार्य संभालती थी। यह व्यवस्थित शासन गुप्त साम्राज्य की स्थिरता का आधार बना, और इसी कारण ये काल प्रशासनिक दृष्टि से भी आदर्श माना जाता है। गुप्त काल में अर्थव्यवस्था बहुत समृद्ध थी। कृषि, शिल्प और व्यापार सभी क्षेत्रों में विकास हुआ। नदी किनारे के शहर व्यापारिक केंद्र बन गए। दक्षिण और पश्चिम के बंदरगाहों से रोम और चीन के साथ व्यापार हुआ। वस्त्र, मसाले और धातु का आदान प्रदान सामान्य था। ये आर्थिक समृद्धि गुप्त साम्राज्य की ताकत का आधार बनी। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है ट्रेड राउट्स और इकोनॉमिक एक्टिविटीज। गुप्तों ने स्वर्ण और तांबे के सिक्के जारी किए। स्वर्ण के सिक्कों पर राजा का चित्र और देवी देवताओं की छवि होती थी। कॉइन से न केवल आर्थिक लेन देन हुआ, बल्कि कला और धर्म का संदेश भी फैला। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के सिक्के विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं कॉइन टाइप्स, इंस्क्रिप्शंस और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस। गुप्त काल में कला और स्थापत्य चरम पर था। मंदिरों, स्तूपों और गुंबदों का निर्माण हुआ।
मूर्तिकला में मानव आकृति और भगवान की प्रतिमा का शानदार चित्रण देखने को मिला। उदयगिरी और सांची के उदाहरण प्रसिद्ध हैं। आर्किटेक्चर और स्कल्पचर एग्जाम में हाईल्ड टॉपिक्स हैं, इसलिए आर्टिस्टिक कॉन्ट्रीब्यूशंस को ध्यान से याद करें। यही गुप्त काल की महानता दिखाता है। गुप्त काल में साहित्य और संस्कृत का पुनर्जागरण हुआ। कालिदास जैसे महान कवि और लेखकों ने अपने उत्कृष्ट काव्य और नाटक प्रस्तुत किए। उनके ग्रंथों में राजनीति, प्रेम और नैतिक शिक्षा का मिश्रण मिलता है। कोर्ट में स्कॉलर्स और पोएट्स का सम्मान होता था। एग्जाम में कालिदासा और अन्य साहित्यिक योगदान याद रखना हाई स्कोरिंग टॉपिक है। गुप्त काल में विज्ञान और गणित ने भी अद्भुत प्रगति की। आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान और गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शून्य, दशमलव और ग्रहण विज्ञान को विकसित किया। वराहमिहिर ने खगोल और ज्योतिष पर कार्य किया। इस काल में विज्ञान और गणित एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए गुप्ता पीरियड के वैज्ञानिक उपलब्धियों को ध्यान से याद करें। गुप्त काल धार्मिक सहिष्णुता का महत्वपूर्ण दौर था। हिंदू धर्म को राजकीय आश्रय मिला, पर बौद्ध और जैन धर्म को भी सम्मान दिया गया। मंदिर निर्माण, पूजा पाठ और यज्ञ प्रचलित थे। विष्णु और शिव की भक्ति बढ़ी। धर्म ने कला और संस्कृति को दिशा दी। ये काल सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बना। यही कारण है कि इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल में शिक्षा का स्तर चरम पर पहुंचा। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे महान संस्थान विकसित हुए। दुनिया भर से विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे। दर्शन, खगोल, चिकित्सा और व्याकरण पढ़ाए जाते थे। राजाओं ने विद्वानों को सम्मान और संरक्षण दिया। यह काल वैज्ञानिक और साहित्यिक प्रगति का केंद्र बन गया। गुप्त काल का समाज व्यवस्थित और समृद्ध था। वर्ण व्यवस्था थी, पर जीवन में उत्सव और आनंद महत्वपूर्ण थे। वस्त्र, आभूषण, संगीत और नृत्य प्रचलित थे। महिलाएं सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेती थीं। कृषि और परिवार केंद्र में थे। समाज में कला और धर्म दोनों का संतुलन था। गुप्त शासकों ने एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। राजा सर्वोच्च था, पर मंत्रिपरिषद की सलाह ली जाती थी। प्रांतों को भुक्ति और जिलों को विषय कहा जाता था। भूमि कर प्रमुख आय स्रोत था। स्थानीय अधिकारियों को स्वायत्तता मिली हुई थी। यही संतुलित शासन गुप्त साम्राज्य की स्थिरता का कारण बना। गुप्त साम्राज्य का पतन कई कारणों से हुआ। खून आक्रमण, कमजोर उत्तराधिकारी और आर्थिक दबाव मुख्य कारण थे। सामंतों की शक्ति बढ़ने लगी। आंतरिक विद्रोह और बाहरी हमलों ने साम्राज्य को कमजोर किया। अंततः स्वर्ण युग का तेज मंद पड़ गया, पर इसकी सांस्कृतिक चमक इतिहास में अमर रही। गुप्त युग भले समाप्त हुआ, पर इसकी सांस्कृतिक विरासत अमर रही। कला, साहित्य, विज्ञान और धर्म की उपलब्धियां आज भी भारतीय पहचान का हिस्सा है। इस युग ने भारत को स्वर्णिम पहचान दी, इसलिए इतिहासकार इसे क्लासिकल एज ऑफ इंडिया कहते हैं। यह काल भारत की आत्मा का प्रतीक है। गुप्त काल सिर्फ इतिहास नहीं, ये भारत की आत्मा का उजाला है, जब ज्ञान, कला और साहस एक साथ खिले थे। आज भी जब हम स्वर्ण युग कहते हैं, तो ये आशा जगती है कि भारत फिर वैसा ही महान बन सकता है। याद रखिए, इतिहास रटने के लिए नहीं, समझने के लिए होता है, क्योंकि जो सभ्यता अपना स्वर्ण युग समझती है, वही नया युग रचती है। साम्राज्य के पतन के बाद भारत एक बार फिर राजनीतिक अराजकता में डूब गया। बड़े सम्राटों की जगह छोटे छोटे राज्यों ने ले ली। कहीं उत्तर में संघर्ष, तो दक्षिण में नई शक्तियों का उदय। व्यापार धीमा पड़ चुका था, लेकिन संस्कृति और शिक्षा जीवित थी। इसी अंधकार से जन्म लेने वाला था एक नया युग, क्षेत्रीय साम्राज्यों का युग। इस बिखरे हुए भारत में एक नई शक्ति उभर रही थी। थानेसर के राजा प्रकाशधर्मन का पुत्र हर्षवर्धन मात्र 16 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा। अपनी बहन राजश्री को बचाने और उत्तर भारत को एकजुट करने का संकल्प लिया। उसका उद्देश्य केवल शासन नहीं,
बल्कि संपूर्ण आर्यावर्त में शांति स्थापित करना था। यही आरंभ था एक नए सम्राट की यात्रा का। हर्षवर्धन सिर्फ योद्धा नहीं, एक आदर्श प्रशासक भी था। उसने प्रदेशों को भुक्ति और विषय में बांटकर शासन को संगठित किया, कर व्यवस्था सरल रखी, प्रजा से करुणा और धर्म से नीति अपनाई। वो स्वयं प्रतिदिन दान सभा करता, जहां गरीबों को अन्न और वस्त्र दिए जाते। हर्ष का शासन युद्ध और कल्याण दोनों का अद्भुत संगम था। इसी युग में चीन से आया एक बौद्ध यात्री हेवेनसांग, जिसने हर्ष का शासन अपनी आंखों से देखा। उसने लिखा कि उत्तर भारत में अनुशासन, शिक्षा और धर्म का अद्भुत समन्वय था। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का केंद्र था, जहां दूर देशों से विद्यार्थी आते थे। हेवेनसांग के वर्णन ने भारत को विश्व में एक सांस्कृतिक महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। हर्ष की मृत्यु के बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा और भारत फिर से शक्तियों के संघर्ष में डूब गया। केंद्रीकृत साम्राज्य टूट चुका था। उत्तर में छोटे छोटे राज्य और दक्षिण में उभरती नई राजवंश। ये वही दौर था जहां इतिहास ने राजाओं की जगह क्षेत्रीय साम्राज्यों को जन्म दिया। संघर्ष जारी रहा, लेकिन इसी संघर्ष से कला, संस्कृति और स्थापत्य का नया स्वर्ण काल भी उभरा। जब उत्तर भारत संघर्षों में उलझा था, उसी समय दक्षिण में पल्लव साम्राज्य उभर रहा था। कांचीपुरम उनकी राजधानी, जिसे दक्षिण का वाराणसी कहा गया। यहाँ मंदिर, शिक्षा और वास्तुकला का अद्भुत विकास हुआ। पल्लवों ने द्रविड़ शैली की नींव रखी, जिसने आगे चलकर महान मंदिरों का युग रचा। ये केवल एक राजवंश नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत थी। दक्षिण की शक्ति में चालुक्य एक महान नाम था, और उनके बीच सबसे वीर पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर रोक दिया। इतिहास में पहली बार उत्तर का सम्राट दक्षिण के सम्राट के सामने ठहर गया। पुलकेशिन ने बादामी को वैभवशाली राजधानी बनाया। यहाँ गुफा मंदिर, चित्रांकन और जल संरचना का अद्भुत विकास हुआ। चालुक्यों के बाद दक्षिण में एक नई शक्ति उभरी। राष्ट्रकूट, ध्रुव और गोविंद तृतीय जैसे शासकों ने उत्तर तक विजय पताका फहराई। उन्होंने कन्नौज पर भी अधिकार जमाने की कोशिश की। राष्ट्रकूट केवल योद्धा नहीं, कला और मंदिरों के महान संरक्षक थे। एलोरा की कैलाशनाथ मंदिर उनकी अद्भुत स्थापत्य क्षमता का प्रतीक है। उत्तर भारत में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीन शक्तियां आपस में संघर्ष कर रही थीं। कन्नौज का नियंत्रण सभी के लिए लक्ष्य था। ये त्रिपक्षीय संघर्ष इतिहास में कन्नौज का युद्ध कहलाया। यहाँ न केवल शक्ति और साम्राज्य की लड़ाई हुई, बल्कि संस्कृति और कला का आदान प्रदान भी हुआ। ये संघर्ष उत्तर भारत के भविष्य की दिशा निर्धारित करने वाला था। पाल वंश ने केवल युद्ध और साम्राज्य नहीं देखे, उन्होंने शिक्षा और बौद्ध धर्म को भी पुनर्जीवित किया। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय उनके संरक्षण में प्रसिद्ध हुए। विदेशी विद्यार्थी दूर दूर से यहाँ आते, ज्ञान, दर्शन, गणित और चिकित्सा का अध्ययन करते। पालों का उद्देश्य केवल शक्ति नहीं, बल्कि भारतीय बौद्ध संस्कृति को एक विश्वसनीय केंद्र बनाना था। यही उनका असली गौरव था। उत्तर पश्चिमी भारत में प्रतिहार साम्राज्य उभरा। वे केवल स्थानीय राजा नहीं, बल्कि अरबी आक्रमणकारियों के खिलाफ भारत की रक्षा करने वाले योद्धा बने। नागरकूट से लेकर कन्नौज तक उनके किले और सेना मजबूत थे। प्रतिहारों ने व्यापार और कला को भी संरक्षण दिया। यही साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में सुरक्षा और स्थायित्व का प्रतीक बन गया। उनके कार्यों ने बाद की भारतीय राजनीति पर स्थायी प्रभाव डाला। मध्य भारत में चंदेल वंश ने स्थापत्य और कला के क्षेत्र में अद्भुत योगदान दिया। खजुराहो के मंदिर उनकी स्थापत्य
और मूर्तिकला कला का प्रतीक है। देवताओं और जीवंत जीवन के दृश्य पत्थर में उकेरे गए। यहाँ धर्म और भौतिक जीवन का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। चंदेलों ने केवल शक्ति नहीं दिखाई, बल्कि संस्कृति और सौंदर्य को भी इतिहास में अमर किया। भारत में शिक्षा केवल राज दरबार तक सीमित नहीं रही। मंदिरों और मठों में गुरुकुल और पाठशालाएं विकसित हुईं। काशी, उज्जैन और नालंदा जैसे केंद्रों ने दर्शन, ज्योतिष और व्याकरण का ज्ञान फैलाया। संस्कृत ही नहीं, क्षेत्रीय भाषाओं में भी ग्रंथ रचे गए। ये वही दौर था जब ज्ञान समाज को जोड़ने वाली शक्ति बन गया। इस दौर की समाज व्यवस्था में भूमि ही सबसे बड़ा संसाधन थी। राजाओं द्वारा ब्राह्मणों और मंदिरों को अग्रहारा और देवदान के रूप में जमीन दी जाती, जिससे नई बस्तियां और कृषि विस्तार हुआ। व्यापारियों की श्रेणियां दक्षिण से उत्तर तक वस्तुओं का आदान प्रदान करतीं। कालीकट, कांची और पाटलिपुत्र जैसे नगर आर्थिक केंद्र बनते गए। यही अर्थव्यवस्था आगे आने वाले साम्राज्यों की रीढ़ बनी। समय बदल रहा था। क्षेत्रीय राजवंश आपस में संघर्षों में उलझ गए। चोल, प्रतिहार और पाल अपनी शक्ति बनाए नहीं रख सके। इसी अव्यवस्था में उत्तर पश्चिम से नई राजनीतिक शक्ति उभरी, दिल्ली सल्तनत, जिसने सिर्फ राजनीतिक नक्शा ही नहीं बदला, बल्कि प्रशासन, सेना और कर व्यवस्था में भी नया ढांचा प्रस्तुत किया। भारत एक निर्णायक मोड़ पर था। तो याद रखिए, ये काल केवल राजाओं का इतिहास नहीं, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म और शक्ति संघर्ष की कहानी है। भूमि दान प्रणाली से नई अर्थव्यवस्था बनी, व्यापारिक श्रेणियों ने नगरों को समृद्ध किया और अंततः क्षेत्रीय शक्तियों के पतन ने दिल्ली सल्तनत के लिए मार्ग प्रशस्त किया। यही मुख्य बिंदु बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इन्हें भूलिएगा नहीं।